हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाश ऑनलाइन लर्निंग। और सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राजू। ठीक है, मेरा सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अंकित कुमार केशान एंड आई एम अ मेंटर ऑफ कैलाशा ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें मैं कैट के बच्चों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। और हमारे साथ कैट 2022 बैच के राजू हैं, जिन्होंने 95 परसेंटाइल स्कोर किया है। हम लोग इनका स्कोर कार्ड देखेंगे। आपको स्क्रीन पे राजू का स्कोर कार्ड दिख रहा है। उसमें जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड किया हुआ है। बाकी आपका स्कोर कार्ड है जिसमें VARC में आपका 87.31 परसेंटाइल है, राइट? यस सर। हाँ, और फिर DILR में 94.79 परसेंटाइल है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 94.95 परसेंटाइल है। और ओवरऑल परसेंटाइल 95.37 है। तो ये आपका स्कोर है। यस सर। अब सबसे पहले मैं आपको अपने क्या बोलते हैं व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। राजू, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ और ये मेरा थर्ड ईयर है। और बेसिकली मैं बिहार के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, रक्सौल, जो ईस्ट चंपारण में आता है। तो अ, वहीं से मैं हूँ। और फिर धीरे धीरे जो मुझे जिज्ञासा बनी कि हाँ, कैट करते हैं। और इसके बारे में मुझे एक्चुअली पता लगा कि जब 20 मतलब जो कोविड का टाइम था उस टाइम पे एक्सप्लोर करने का काफी मौका मिला। तो उस ओके। टाइम पे मुझे लगा कि हाँ सर, कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेस की ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटी है और जरूरत भी है, ताकि हम एक इंडिया को नए जगह पे ले जाए, नए स्तर पे ले जाए और इससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। तो इससे पता लगा कि हाँ, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसकी नॉलेज कहाँ से गेन की जाए। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करते करते पता लगा कि हाँ, एमबीए से किया जा सकता है। और एमबीए के लिए कैट एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप जा रास्ता है। सकते। जी। हाँ। यस सर। ओके। तो फिर थैंक यू सो मच राजू। और बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये सोच देख के कि आप देश के GDP के बारे में सोचते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो एक नौकरी के पीछे भागते हैं, जिनको बेसिकली एक स्टेबल जॉब चाहिए होती है। और उसके अलावा दे नीड जॉब्स, बट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट जॉब्स। आपने ये गोल लिया है, अपने आप को एक गोल असाइन किया है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं एक स्टार्टअप या एक बिजनेस रन करूंगा, उसमें मैं लोगों को जॉब्स दूंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी सोच है और ये एक प्रोग्रेसिव सोच को दिखाती है। जिससे ये भी साबित होता है कि आज की तारीख में, जैसे आपने कहा कि आप छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं, तो छोटे टाउन है लेकिन सोच अब तक छोटी नहीं रह गई है। अब छोटे टाउन में भी लोग अच्छा सोचने लगे हैं, लोग प्रोग्रेसिव सोचने लगे हैं, राइट? यस सर। ओके। सो मतलब मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले कैट एग्ज़ाम के बारे में और आपके जर्नी के बारे में, जो भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को आपकी नज़रों से ये रास्ता दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप एक बात ये बताइए कि आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, उस जगह में रह के आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कितने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं? वहां पे अगर इंडस्ट्री वाइज देखे या फिर ग्रोथ वाइज देखे तो वहां पे अभी कुछ खास डेवलपमेंट हुई नहीं है। वहां पे सड़कें भी ठीक से नहीं है, कुछ अच्छा रेस्टोरेंट, कुछ अच्छे बैठने के लिए पार्क वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ काफी बेसिक एक फैसिलिटी अवेलेबल है। और स्टडी भी वहां से 10th 12th के अपर लेवल की पॉसिबल है, लेकिन काफी मुश्किल है। 12th से ऊपर की वहां पे है ही नहीं। तो वहां पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छे से एक्शन लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने आइडियाज को, और लोगों के बिहाफ में उनके भलाई के लिए कुछ करोगे, तो काफी अपॉर्चुनिटी है ओके। वहाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली जिस जगह से राजू आते हैं वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है। और राजू, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम लोग कि क्या मतलब वहाँ के जो लोग हैं
वो जैसे आपने जितने लोग देखे, जैसे होता है हम लोग मोहल्ले में, गांव में, गली में निकलते हैं या फिर किसी पड़ोसी रिश्तेदार के थ्रू सुनते हैं कि हम लोगों के बीच में कोई था जो कि बहुत बड़ा आदमी बन गया। ऐसे लगभग कितने प्रतिशत लोग होंगे वहां पे? वहाँ पे बहुत कमी है ऐसे जो मतलब काफ़ी बड़े बन गए आगे चल के। ज़्यादातर उधर माइंडसेट ये है कि एक सरकारी जॉब ले ले या फिर कुछ अच्छा खासा जॉब ले ले जिससे घर-बार चल जाए, अपनी फैमिली देख ले, इतना ही है। तो काफ़ी कम ही सुनने को मिला कि हाँ, यहाँ से मतलब कोई बहुत बड़ा बन गया और फिर आगे चल के उसने कुछ समाज के लिए किया है, फिर कुछ अच्छा किया। ऐसे बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं। इतना समझिए सर कि आप 100 में मुश्किल से 4-5 ही नाम सुन पाएँगे। 100 में से 4-5, ठीक है। 100 में से 4-5 स्टिल स्टिल गुड। बेसिकली ये जो चीज़ है ये, और आज से अगर हम 3-4 साल और पीछे चले जाएं तो क्या यह संख्या 100 में से 1 या उससे कम भी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल। ओके, ओके, गुड। तो आपने 10th कहाँ से किया? रक्सौल से ही किया? हाँ, 10th वहीं से किया। और कौन से बोर्ड से किया, सीबीएसई या बिहार बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से किया। तो आपके 10th में क्या मार्क्स थे परसेंटेज में? 88 परसेंटेज थे। 88% था। ओके। तो आप मोस्टली सेल्फ स्टडी को ही फोकस करके चलते थे? हाँ, स्टार्टिंग से तो 10th तक मैंने सेल्फ स्टडी को ही बस ज़्यादा ध्यान दिया, सेल्फ स्टडी ही करता था। फिर उसके बाद 12th के लिए हमारे शहर में सीबीएसई से अच्छी पढ़ाई की सुविधा थी नहीं, तो मुझे दूसरे शहर बिहार के ही एक दूसरा शहर मुज़फ्फरपुर वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा 11th-12th के लिए। ओके। तो क्या जैसे आपने ये जो ट्यूशन्स वगैरह, कोचिंग्स वगैरह पे कम ध्यान दिया और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा, इसमें एक तो आपका फोकस्ड अप्रोच और सोच है, लेकिन क्या इसमें फाइनेंशियल बैरियर्स भी थे आपके साथ? हाँ, फाइनेंशियल बैरियर तो कहीं न कहीं थे, एक तरीके से। तभी मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी ही करके थोड़ा घर वालों की एक तरीके से प्रेशर ना बने घर पे ज़्यादा, इसलिए। ओके, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि आपको 10th के बाद अपना शहर छोड़ना पड़ा। तो बेसिकली इट वाज अ स्ट्रगल फॉर यू। और फिर आपने मुजफ्फरपुर से अपना +2 किया एंड देयर आफ्टर आप दिल्ली आ गए। और यहाँ पे उसके आप कहाँ पढ़ रहे हैं बाद एग्जैक्टली? स्वामी श्रद्धानंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छा, दिल्ली अलीगढ़। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है। और वहाँ पे अब तक आपका परसेंटेज स्कोर क्या चल रहा है? 4th सेम तक का एग्रीगेट तो 8.7 है। सीजीपीए है ये? ओके, ओके। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन एसजीपीए, में आपको क्या दे एसजीपीए। देता है? क्या सर? ये परसेंटेज कैलकुलेशन में आपको सीजीपीए में कन्वर्ट से परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें? 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके, 8.72। 82% के आसपास ये आता है आपका। ओके, यस। ओके, बढ़िया। ठीक है। तो आप बेसिकली अगर देखा जाए तो 10th-12th ग्रेजुएशन में आपका 80+ रहा है। हम्म। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। 10th में आपका 85+ रहा है और 12th में कितना आपने बताया था? 12th में सर 85%। 85 एग्जैक्ट था? हाँ, 85 एग्जैक्ट। ओके, बहुत बढ़िया। यानी आपने 85 को अभी तक टच किया है और ग्रेजुएशन में अगर आप फाइनल में, अगर जो आप कह रहे हैं कि अभी हैं तो आप अच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत चांसेस हैं कि आप 85 टच कर पाए। दैट्स अ गुड यस। थिंग। ठीक है। तो कैट के बारे में आपको कैसे पता चला? कैट के बारे में सर जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा था इंटरनेट पे कि हाँ मतलब अच्छी एजुकेशन कहाँ से मिल पाए, तो मुझे कैट के बारे में पता चला कि हाँ एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इसमें टॉप है आईआईएम्स, उसके अलावा एफएमएस वगैरह। और फिर मैंने ऐसे ही मतलब बेसिक आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा कि कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है, जैसे मैंने फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो मतलब मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करा कि मतलब रैपिड कैलकुलेशंस वगैरह मतलब चाहिए ही होते हैं कैट के लिए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। तो ओके, उसमें मुझे आपका एक वीडियो मिला रैपिड कैलकुलेशंस का। फिर ओके, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर मतलब और भी वीडियो 6 उस सीरीज में पड़ी थी, तो मैंने वो 6 देख ली रैपिड कैलकुलेशंस की। फिर मतलब शायद डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा था कि मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह या फिर काफी सस्ते में आपका प्लेटफॉर्म है केओएल, कैलासा ऑनलाइन लर्निंग। तो वहां से मुझे पता चला, फिर ओके, मैंने आपको अप्रोच किया, आपने मतलब काफी हेल्प करा उसमें, ऐसे ही। ओके।
जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो बेसिकली आपको कैलाशा ऑनलाइन लर्निंग के बारे में यूट्यूब से पता चला और आपने कैट के बारे में कैलाशा ऑनलाइन लर्निंग को कंसल्ट किया। तो देयर आफ्टर ये जो आपकी जर्नी थी ये 1 साल की थी? हाँ, करीब-करीब पिछले साल इसी टाइम स्टार्ट हुई थी। ओके। और इसमें आपने क्या कहीं और से भी कोई प्रिपरेशन करी है? ऐसे कहीं और से प्रिपरेशन तो नहीं करी, लेकिन कुछ-कुछ वीडियोज़ देखे जो ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में पड़े रहते हैं। तो वो बस क्या रोड मैप्स है, इन सब के लिए थोड़ा-सा स्टार्टिंग में प्रेफ़रेंस दी थी, जब तक आपके यहाँ जॉइन नहीं किया था। तो ओके, वो भी बस बेसिक-बेसिक ही, ओके, ओके। रोड देयर मैप्स। आफ्टर आपने सोली यहाँ से प्रिपरेशन हाँ, की। क्योंकि मतलब अलग कोचिंग काफ़ी मतलब ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, और ऑफ़लाइन वगैरह तो और ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे आपसे कितना चार्ज लिया गया? ये तो काफ़ी मतलब मिनिमल था, मतलब ओका, ठीक है। हाँ। और क्या इस कोर्स के दौरान आपको किसी तरह के रिवॉर्ड्स वगैरह भी दिए गए? हाँ, उस टाइम पे जब वो आईपीएल चल रहा था हमारा, तो हमारा टाइम ज़्यादा मतलब वेस्ट ना, उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। तो आपने जो स्टार्ट किया था सीपीएल, कैट प्रीमियर लीग, तो उसमें ओके, मतलब जो अच्छे स्कोरर रहते थे वीकली या फिर मतलब मंथली, उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उसमें से मैं भी एक था। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आपके टाइम में जो कैट का प्रिपरेशन का जो शेड्यूल था, क्या आप इस बात से अपडेटेड हैं कि जो फ्रेश बैच बनाई जा रही है वहाँ पे उस शेड्यूल में काफ़ी सारे एड ऑन्स और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं? हाँ, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स तो उसमें काफ़ी हुई हैं, और आगे भी होंगी, ऐसा उम्मीद है। ओके। तो बेसिकली वीएआरसी का जैसे हमने यहाँ पे एक डेडिकेटेड फैकल्टी असाइन कर दिया है, उसके अलावा टेस्ट्स का एक प्रॉपर फिक्स शेड्यूल कर दिया है, उसके अलावा सब्जेक्ट्स में जो डाउट सॉल्विंग होती थी, जहाँ आपको याद होगा कि वीएआरसी के डाउट्स आपके कम सॉल्व होते थे, वहाँ पे यस। वीएआरसी का भी 24/7 डाउट सॉल्विंग स्टार्ट करा दिया है। उसके अलावा जो है बच्चों को कोर्स के साथ बहुत सारे एड ऑन्स दिए जा रहे हैं। इससे क्या लगता है कि क्या आपके टाइम में जो आपको चीज़ें मिली और अब जो चीज़ें दी जा रही हैं, ये डेफिनेटली ओवरऑल रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा या नहीं? अगर इतनी जल्दी से वीआरसी के डाउट सॉल्व होने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये तो वीआरसी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, और टेस्ट का जो आपने फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, उसे भी ज्यादा काफी इम्प्रूव होगा। ओके, आपके टाइम में टेस्ट होते थे? टेस्ट वो था, मतलब हमारे ऊपर था कि आ, हम आपने तो साइन कर दिया, अब स्टूडेंट्स उसको मतलब अपने हिसाब से देते थे। तो ओके, टेस्ट तो होते थे, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स एक अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा थोड़ा कम लेते थे। तो उस पर अगर टाइम बाउंडेशंस हो तो वो ज्यादा बेटर है। ओके। टाइम बाउंडेशंस की आपको थोड़ी सी कमी लगी, जिसको अगर नेक्स्ट बैच में हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो दिस विल हेल्प अ ग्रेट डील, राइट? यस। ओके, सो आप मॉक्स को कितना एडवांटेज दे मतलब मॉक्स को कितना वेटेज देना चाहते हैं कि कैट के प्रिपरेशन में मॉक्स का क्या रोल है? कैट के प्रिपरेशन में मॉक्स का तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आप अगर मॉक्स देते हो और स्कोर खराब आ जाते हैं, तो आपका हल्का सा मोटिवेशन लो होता है कि यार मॉक में तो काफी कम नंबर आ गए, या फिर कम नंबर आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। लेकिन आप मॉक देते रहो, थ्रू आउट देते रहो, और आप उसके नंबर से ज्यादा इफेक्ट मत हो। अपना एनालिसिस करो अपने अकॉर्डिंग, और अपना बस जो भी शेड्यूल है उस हिसाब से मॉक देते रहो, एंड में रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा। ओके, मेरे ग्रेट। साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में मॉक्स में तो काफी गंदे नंबर आते थे। पहले तो 20 से 30 के बीच में रहता था, फिर 30 से 40 के बीच में रहा। ऐसे ही बहुत कम स्कोर आते थे, लेकिन आपने बहुत सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, मॉक्स में होता है। तो मैंने ओके, भी आप पे मतलब आपकी बातों को माना, और आपने जो जो बताया था वो किया, और एट द एंड मतलब मॉक्स में से भी ज्यादा स्कोर मेरा कैट का आ गया। ओके। सो जब भी आप मॉक देते थे और जब आपको अपना स्कोर देखने को मिलता था, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑल द अश्योरेंस जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता था कि नहीं चिंता मत करो, ऐसा नहीं होता है, डोंट वरी, एक्चुअल एग्जाम में ज़्यादा नंबर आता है, कहीं ना कहीं 1-2%, 5% दिमाग में रहता था कि यार स्कोर तो बहुत कम है। हाँ, ये तो रहता ही था कि फिर भी कितना ही इम्प्रूव हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो। कहीं न कहीं मतलब हल्का-सा डर रहता था, लेकिन फिर भी भरोसा था कि हाँ, मतलब
टीचर्स कह रहे हैं, मेंटर्स कह रहे हैं तो सही है। Okay. And after getting the result, somewhat you feel कि एक सिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस सिस्टम में आपका भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, मैंने अभी तक यही समझा है कि अगर शिक्षा आप कहीं से भी ले रहे हो तो आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह अपने आप को समर्पित नहीं करते ना गुरु को या फिर सिस्टम को, तब तक आप कहीं न कहीं अपने आप पे डाउट करोगे, आप सिस्टम पे डाउट करोगे। तो ये ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से अपना समर्पण दो। तो हमारे व्यूअर्स से राजू ये कहना चाहते हैं कि आप सेल्फ डाउट को अवॉइड कीजिए और जहाँ भी आप इनरोल होते हैं, यहाँ या कहीं और भी, वहाँ पे आप उस सिस्टम पे भरोसा कीजिए और जैसा जैसा आपको बताया गया 100% उसको फॉलो कीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। सो यस। जैसे आपने ये जो परसेंटाइल्स वगैरह जो इस चीज़ में घुसने से पहले आपने इन परसेंटाइल्स के बारे में, ये जो स्काई रॉकेटिंग फिगर्स दिखती हैं आपको, तो इनके बारे में जब आपने सोचा था तो आपको कैसा लगा था कि कितना परसेंट डूएबल है? मैं तो अपना एफर्ट लगाऊंगा, बट आपने क्या सोचा था कि 1 साल में हो जाएगा पहले बार में? जब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था तो ऐसे ही लगता था कि जैसे मतलब मेरा हल्का-सा स्टडी में बैकग्राउंड रहा है, मैथ्स थोड़ा ठीक था पहले से, तो लगता था कि हाँ, कर लूँगा, कर लूँगा। लेकिन फिर जैसे-जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मॉक्स वगैरह देने लगे, तब हल्का सेल्फ डाउट आने लगा कि नहीं यार, मतलब ये अलग स्टार्ट करना पड़ेगा इस चीज़ का, ये अलग चीज़ है। क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन हाँ, इसमें टाइमिंग मैटर करती है और मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आन हुआ और लगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा मुश्किल है धीरे-धीरे सफ़र के साथ। लेकिन फिर आपने बोला और मतलब धीरे-धीरे क्वेश्चंस आपने जो डाउट्स वगैरह सॉल्व किए, मॉक्स में हल्का-हल्का नंबर इंक्रीज़ होने लगा। तो लगा कि हाँ, थोड़ा इम्प्रूव तो हो जाएगा। लेकिन पहली बार में इतने परसेंटाइल मतलब लगा नहीं था कि हाँ, आ जाएगा। लेकिन आ गया फाइनली, मतलब करते-करते। ओके। एंड डू यू हैव सम आइडिया कि आपको इस परसेंटाइल पे आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है, आपका जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इस परसेंटाइल पे आपको लगभग किन कॉलेजेस से कॉल आ जाएंगे रफली? अब ओबीसी नॉन क्रीमी ओबीसी बैकग्राउंड से होने का मतलब है कि आपको शायद टॉप 5 आईआईएम्स जो हैं या फिर टॉप 6 उनसे कॉल ना आए, लेकिन बाकी जो 16-17 आईआईएम्स हैं उनसे कॉल आ सकते हैं क्योंकि नॉन एनसी ओबीसी है कैटेगरी, ओके। तो इनसे कॉल्स आ सकते हैं। आप इंटरव्यू काफी अच्छा प्रिपरेशन करके देते हो, अपना बेस्ट देते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप निकाल लोगे इंटरव्यू भी। ओके। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन कि कैट के एग्जाम के एक दिन पहले हम्म। और आज, इन दोनों दिनों में आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप खुद क्या डिफरेंस फील करते हैं? कैट के एग्जाम के एक दिन पहले मतलब बॉडी लैंग्वेज या फिर जो माइंडसेट था वो हल्का डर का था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा कल का दिन जाएगा। और फिर जब मैं कैट में बैठा, फिर क्वेश्चंस देखे, उनका लेवल देखा तो लगा अरे ये तो मतलब वो काफी सही है, मतलब जो भी इसके बारे में लोग को बोलते हैं कि ये है वो है, थोड़ा मतलब ऊपर ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो उससे काफी रिलीफ तो पहले मिल गया कि हाँ, रियलिटी कुछ अलग है। हम्म। आपने जो बोला था लगभग लगभग वो रियलिटी हिट हो रही थी कि हाँ ऐसे ही होता है। जो अलग से सुना था वो मतलब चीजें क्लियर होने लगी। फिर मैंने अपने आप को काम रखा, कंपोजर बनाए रखा और धीरे धीरे अपने क्वेश्चन सॉल्व किए, अपने मतलब सारे सेट्स निकाले और फिर धीरे धीरे अच्छा ही गया। फिर एग्जाम देने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार अच्छा गया है, तो मतलब 92 93 प्लस तो आ ही सकता है और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन वगैरह होंगे तो कुछ चांसेज है। ओके। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये फील करते हैं कि जो जो ये मार्केट में एक हवा बनाया जाता है, तो जैसे मैं एक सिस्टम ऑब्जर्व करता आया हूँ कि पहले किसी कोर्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि दिस इज सो टफ, और उसके बाद उससे रिलेटेड कोर्सेज आते हैं और फिर उन कोर्सेज की प्राइस बहुत हाई होती है। तो क्या आप भी इस बात में समवट बिलीव करते हैं कि हाँ, ये सिस्टम होता है ताकि एक महंगा कोर्स भी जो है आसानी से बिक जाए? हाँ, ये तो सिस्टम होता है, मैंने देखा है कि उनके जो मतलब जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी मतलब इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं एजुकेशन के लिए, एक तो वो जो मॉक्स सेल करते हैं, उसका भी लेवल काफ़ी टफ रहता है।
वो जो पढ़ाते हैं वो भी स्टार्टिंग में काफी टफ पढ़ाते हैं, और वो जो सोर्सेज बताते हैं उनमें भी काफी ज्यादा ही मतलब हाई लेवल्स की होती हैं चीजें, जो रिक्वायर्ड नहीं है कैट निकालने के लिए। जैसे आपने बोला था कि अरुण शर्मा का एलओडी 2 तक सॉल्व करो, क्लियर हो जाएगा। मैंने वो फॉलो किया, तो मुझे भी जो भी क्वेश्चन टैकल हुए क्वांट में, तो एलओडी 2 से ऊपर मुझे मतलब बहुत कम ही, मतलब एक भी नहीं लगा कि एलओडी 2 से ऊपर है। तो ये जो है कि एलओडी 3 तक सॉल्व करना आना चाहिए, या फिर अलग अलग काफी टफ क्वेश्चंस उठाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी मतलब रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती उतनी है, और ये बस एक बिजनेस मॉडल है लोगों का, कि मतलब ज्यादा हाई लेवल का आप मॉक रेडी करो और काफी हाई लेवल का आप उनको प्राइस पे बेचो कोर्स वगैरह। ओके, नाउ आपको ये एक डेवलपमेंट मालूम होगी कि नाउ कैट कोर्स एट कैलाशा आल्सो इज पेड। तो क्या आप ये फील करते हैं कि ये जो कैट कोर्स का जो हमने प्राइस रखा है, ये कंपेयर टू अदर रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक है एंड जस्टिफाइबल है? सर ये जो न्यू प्राइस है बाकी सब प्लेटफॉर्म से उसके कंपैरिजन में मतलब काफी अफोर्डेबल है और इजी गोइंग है सबके लिए। और जो सबसे बढ़िया चीज लगी कैलासा की, तो वो मुझे लगी डाउट सॉल्विंग। क्योंकि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो तो आपको मतलब कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। और जितना ज्यादा ऑडियंस रहती है बड़ी कोचिंग के पास, वो डाउट सॉल्व पे बहुत कम फोकस करते हैं। और जी। डाउट सॉल्विंग ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन फेस करता है वो उसमें मतलब थोड़ा घबरा जाता है कि ये कैसे बनेगा, उसको जो आप पर्सनली सॉल्व करते थे, वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। और ये कोई भी प्लेटफॉर्म शायद नहीं ही अवेलेबल कराता है, वो तो बस अपने मास स्टूडेंट्स पे ध्यान देता है कि बस उसको सिलेबस करा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, दैट्स ऑल। लेकिन डाउट सॉल्विंग जो है वो सबसे बड़ी चीज है। मुझे सबसे बढ़िया चीज यही लगी, डाउट सॉल्विंग। ओके। और एक एक चीज़ और होती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बारे में एक डिटेल्ड एनालिटिक्स ये बताता है कि ये स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ता तो अच्छा करता। तो यूजुअली कोचिंग्स उन्हीं रिजल्ट्स को इनकैश करते हैं। तो कैलाशा के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये बात 100% कैलाशा के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होती है, या फिर यहाँ पे वीक स्टूडेंट्स को भी परफॉर्म करने का अच्छा एवेन्यू प्रोवाइड किया जाता है और वो लोग एक्चुअली अच्छा करते हैं? यस सर, ये तो मैं बात मानूंगा कि आपके यहाँ जो भी कैलासा जो प्रोवाइड कराती है वो वीक स्टूडेंट को भी मौका मिलती है। इवन मतलब हमारे डाउट्स को एक टाइम के लिए हल्का सा मतलब पीछे रख के उनके जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि उनका मोटिवेशन बूस्ट हो और फिर हमारा डाउट सॉल्व होता है कि हाँ लाइक अच्छा रहता है, उन स्टूडेंट्स का भी डाउट सॉल्व हो जाता है, हमारा भी। तो हमको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे मतलब जाना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि हाँ वो तो हम भी कर लेंगे, लेकिन आप एक उसमें नया मेथड बताते हो तो वो हमें ज्यादा मतलब फायदेमंद होता है हमारे लिए। और अमूमन कोचिंग्स में जो क्लासेज होती हैं आपको फ्रेंड्स के थ्रू या किसी हाँ और मेरे तरीके से? मतलब काफी सारे फ्रेंड्स थे जो मतलब रेपुटेड कोचिंग में थे, हाँ, उन्होंने। तो आपको एक आइडिया होगा कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती है बाकी कोचिंग्स में? दिन में तो मतलब मुश्किल से वो 3 घंटे का रखते हैं सेशन, ठीक है। ठीक है। जो मतलब हाँ उसमें 2.5 घंटे मुश्किल से ही पढ़ा पाते होंगे, 2 घंटे 15 मिनट, 2.5 घंटे। कहीं कहीं 4 घंटे की भी पढ़ाई होती है। तो 4 घंटे तो शेड्यूल से रहते हैं, लेकिन उतना तो पढ़ाते नहीं है, मतलब 3 घंटे ही पढ़ाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा पढ़ाना भी टाइम का एक तरीके से कंजम्पशन फालतू क्योंकि का। उसी सवाल पे आ रहे हैं कि कैलाशा में एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती थी ऑन एन एवरेज? ऑन एवरेज 2 घंटे। 2 घंटे? क्या हमेशा 2 घंटे पढ़ाई होती थी या फिर कभी उससे कम भी होती थी? जब बच्चों के डाउट्स खत्म हो जाते थे या फिर मतलब टॉपिक्स खत्म हो जाता था, तो उस टाइम पे कभी कभी टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, 15 मिनट 20 मिनट। बाकी तो सही रहा। मुझे मुझे जहाँ तक याद है कि हमने 50% क्लासेज 1 घंटे की ली हैं। इज इट क्या ये आपको याद है बिल्कुल अच्छे तरीके से? हाँ तो वो जो मतलब क्वांट के अलावा जो होते थे, इंग्लिश हो गया
या फिर DILR हो गया, तो उसमें मतलब डाउट सॉल्व हो जाते थे, तो वो 1 घंटे में समाप्त हो जाते थे। तो और लेट नाइट स्टडी होती थी, तो हल्का खाने-वाने का भी रहता था तो। हाँ, तो बेसिकली ये एक कंपैरिज़न यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। ये न्यूमेरिकल फिगर्स में हम लोग इसलिए गए, मैं यहाँ पे एक कंपैरिज़न रखना चाहता हूँ कि 4 घंटे, 3 घंटे की क्लासेस का शेड्यूल रखने के बाद कोचिंग्स क्या प्रोवाइड करते हैं और क्या रिज़ल्ट आउटपुट निकाल के लाते हैं, और यहाँ पे 1 से 2 घंटे की क्लासेस में क्या आउटपुट निकलता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक बात जिसको हमने साबित करने की पिछले 3-4 साल में कोशिश करी है कि जो कोचिंग का जो पार्ट होता है वो काफ़ी कम होता है और मैक्सिमम पार्ट आपकी सेल्फ स्टडी का होता है। इज इट राइट? यस सर, सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ में, और सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो सेल्फ स्टडी की ही है। और और 3 से 4 घंटे का क्लास अटेंड करना इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नो सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो VRC सेक्शन है कैट में, वो तो समझो स्टार्टिंग के आप 10-12 लेक्चर्स में आप उसको अच्छे से समझा सकते हो स्टूडेंट्स को क्या करना है, बाकी उनकी सेल्फ स्टडी है। LRDI में भी यही होता है, और क्वांट में आपकी डाउट सॉल्विंग होती है। तो ये सब चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइम रखना सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने पे और स्टूडेंट का शेड्यूल हेक्टिक कर देना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से टाइम की बर्बादी है। स्टूडेंट जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा, उतना उसके लिए फायदा होगा, वो उतने नए नए तरीके सोच पाएगा सॉल्विंग के। और आज इस फिगर को अचीव करने के बाद क्या आपको लगता है कि 99 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, राइट? यस सर, जब मैं कैट दे के आया, जब एक अलग चीजें देखने को मिली, अलग मोटिवेशन आया, तब लगा यार अब ना, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ तो 99 परसेंटाइल तो इजिली क्रैक कर लूंगा, क्योंकि अब एक नया पर्सपेक्टिव आ गया है कैट को लेके कि यार ऐसे करना चाहिए, असल में ये चीजें होती हैं बस। तो और अब ये बिल्कुल बिल्कुल आप इस बात को समझ चुके हैं कि ये बिल्कुल डरावना नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। तो आप हमारे व्यूअर्स को और नए अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स को क्या क्या अपना अपने तरफ से कोई कोई खास बात अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? खास बात यही है कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, उसको तो आप 100% फॉलो करो, और अगर 100% से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो 95-90% तो कंफर्म फॉलो करो। और आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा प्रैक्टिस, मॉक वगैरह हो तो आप बस एक सिस्टम में अपने शेड्यूल के हिसाब से मॉक दो, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसको आप पर्सनली मतलब, ऊपर नीचे होते रहते हैं मॉक्स में, लेकिन आप थ्रू आउट अच्छे से मॉक दोगे तो एट द एंड आपका स्कोर अच्छा होगा। और यही कहना था बस। Thank you so much, Raju, for sparing time for this valuable output। ये जो हमने इंटरव्यू करा है, ये इंटरव्यू आई स्ट्रांगली होप कि बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करेगा, जो इस बात को सोच के डरते हैं कि कैट शायद उनसे नहीं हो पाएगा, या बहुत अलग अलग तरीके की धारणाएं बना के रखते हैं। उन सारी धारणाओं को हटाने में और सारा फोकस पढ़ाई पे लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यस सर, बिल्कुल सर। ये बहुत टफ नहीं है, इजी है। बस आपको इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और बस समर्पण अपना देना है टीचर्स को, प्लेटफॉर्म को और सेल्फ स्टडी को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, राजू। बाय बाय। बाय सर।